Hello my dear students, I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. फ्लूइड मैकेनिक्स की आज की क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने इसे 11th-12th में भी पढ़ा होगा, डिप्लोमा में या बीटेक में पढ़ा होगा, लेकिन उसके पढ़ने का नजरिया क्या है, क्या अप्रोच होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने का, आज मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी या श्यानता। आपने हिंदी में इसको श्यानता कहते हैं, आपने विस्कोसिटी पढ़ा होगा। आइए जानते हैं क्या होता है विस्कोसिटी, क्या होती है डायनामिक विस्कोसिटी, क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या विस्कोसिटी कैसे वर्क करता है, विस्कोसिटी का रोल क्या होता है, विस्कोसिटी का रीजन क्या है। इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा वो आपको बता रहा हूं। विस्कोसिटी क्या है, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी किस तरह से वेरी करता है, लिक्विड की विस्कोसिटी किस तरह से वेरी करता है, गैसेस की विस्कोसिटी किस तरह से वेरी करता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा विस्कोसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, या टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। इन फॉर्मूलों का सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ ही साथ मैं इस फॉर्मूले को पूरा डिराइव करूंगा आपके इसी क्लास में। और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विस्कोसिटी को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द वन लेयर एडजेसेंट टू अनदर लेयर के रूप में डिफाइन किया जाता है। ऐसा डेफिनेशन क्यों कहा जाता है, मैथमेटिकली आपको कनेक्ट करूंगा कि क्यों विस्कोसिटी को इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में देखा जाता है। सो मेनी थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। तो पूरा लेक्चर देखिएगा तब मजा आपको आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो के देखने के बाद विस्कोसिटी के सारे ही क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे, ये एकदम डैम श्योर है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी को मैंने आपको बताया कि इसे हिंदी में आप श्यानता भी कहते होंगे शायद, हालांकि हिंदी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन आपको मैंने बता दिया। अगर हम शुरुआत करें बेटा, तो विस्कोसिटी में एक डायनामिक विस्कोसिटी आपने सुना होगा, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हालांकि एक एडी विस्कोसिटी भी हम आपको बताएंगे आगे चल करके। डायनामिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और सबसे मजेदार बात यह होगी कि उस वीडियो में मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको दिखाऊंगा कि क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए बच्चा, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, आपको देखिए एकेडमिक्स पढ़ना है, आप डिप्लोमा बीटेक पढ़ रहे हो, उसके एकेडमिक्स एग्जाम देना है, तो आप फार्मूला रट करके, थ्योरी रट करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज और फिजिकल फीलिंग होनी बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट्स की। तो मैं आपको फिजिकली फील कराऊंगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है। हालांकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा कि ये म्यू बाई रो होता है, लेकिन ये म्यू बाई रो से आगे भी क्या हो सकता है, इसके आगे इसमें क्या पढ़ा जा सकता है, इन सब बातों पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे जब आगे पढ़ेंगे तब। आज का जो हमारा क्लास है वो पूरी तरह से किस पे केंद्रित है, वो केंद्रित है डायनामिक विस्कोसिटी पर। हम आज डायनामिक विस्कोसिटी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमें डायनामिक विस्कोसिटी का अध्ययन करना जरूरी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में अगर पहला सेंटेंस, या विस्कोसिटी के बारे में ही, अच्छा विस्कोसिटी के बारे में एक चीज आप और जान लीजिए, कुछ बच्चों को शायद ये डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि विस्कोसिटी क्या है, तो आपके मन में जो पहली फीलिंग आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, फ्रिक्शन। जिस तरह से सॉलिड में फ्रिक्शन काम करता है, उसी तरह से फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब लिक्विड्स में और गैसेस में क्या काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है। ठीक फ्रिक्शन उसी तरह से काम करता है जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन है, वैसे ही लिक्विड और गैसेस में विस्कोसिटी है। फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करती है, जब कोई
एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करती है तो इन दोनों बॉडीज के कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच, यहां पर कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच एक फोर्स कार्य करता है। उस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं और जिस प्रॉपर्टी के कारण ये फोर्स डेवलप होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। ये आप सबने पढ़ा होगा। अगर हम सॉलिड से निकल करके आ जाएं फ्लूइड में, आ जाएं लिक्विड्स में, आ जाएं गैसेस में, तो सेम यही काम कौन करता है? डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर इसको विस्कोसिटी आप लोग कहते हैं। हम इसको विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड की एक लेयर, यहां क्या बोल रहे हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर, तो विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड की एक लेयर जब दूसरे लेयर पर स्लाइड करती है तो उनके कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच एक फोर्स आता है। उस फोर्स को विस्कस फोर्स कहेंगे, श्यान बल कहेंगे, और वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो फोर्स डेवलप हो रहा है उसे विस्कोसिटी कहेंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन है जो आपके किताबों में भी, जो कि भी बुक आपने पढ़ा होगा उसमें दिया रहता है। हालांकि इस डेफिनेशन से आपका काम नहीं चलने वाला अगर आप एसएससी जेई, रेलवे जेई या एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको इन डेफिनेशन से आगे का काम करना पड़ेगा। और आइए देखते हैं कि क्या चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी कहेंगे या इसी को यूजुअली आप लोग क्या कहते हैं? आप इसी को यूजुअली विस्कोसिटी भी कहते हैं। क्या है डायनामिक विस्कोसिटी? इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहला शब्द जो आपके दिमाग में आना चाहिए डायनामिक विस्कोसिटी को लेकर के, वो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। कहां से आता है? ऑफर्ड बाई वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू एडजेसेंट लेयर। फ्लूइड की एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसे ही हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। मैं चीजों को स्क्रैच लेवल से शुरू करता हूं और उन्हें टॉप लेवल तक ले जाता हूं। स्क्रैच लेवल से शुरू करना जरूरी है क्योंकि आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनना है, तो चीजों को हमें जीरो से शुरू करना है। सबसे बेसिक चीज अगर विस्कोसिटी के बारे में अगर आपसे पूछी जाए कि भैया सबसे बेसिक चीज क्या है विस्कोसिटी के बारे में, तो आप कहेंगे इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी इसी वीडियो में आगे चल के मैथमेटिक्स की सहायता से मैथमेटिकली मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि क्यों ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, और आपको मजा आएगा। बने रहिए वीडियो में। ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड, ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू एडजेसेंट लेयर। फ्लूइड की एक लेयर से उसके एडजेसेंट लेयर पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है वही विस्कोसिटी है। चलिए भाई, जब भी आप विस्कोसिटी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला आपके सामने जरूर दिखाई पड़ता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, या टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। आप सबने ये फॉर्मूला तो जरूर ही पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला न पढ़ा हो। आज इस फॉर्मूले को मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं। और देखिए, अपने मन में ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पैटर्न पर एग्जाम देते हैं तो आपको डेरिवेशन पढ़ना जरूरी नहीं है। सारे डेफिनेशन पढ़ना नहीं जरूरी है, लेकिन वो डेफिनेशंस जिनसे कॉन्सेप्ट निकलता है उन डेफिनेशंस को पढ़ना अति जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। उन्हें जरूर पढ़ना है आपको। तो आज मैं इसका डेरिवेशन करूंगा कि ये आता कहां से है, ये चीजें क्या हैं, डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी यू बाई डी टी क्या है, सब बताऊंगा आपको। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आप आज बहुत कुछ सीख करके जाएंगे इस वीडियो में। वेयर म्यू, हम चूंकि विस्कोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, वेयर म्यू इज द विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। इस फॉर्मूले में म्यू क्या है? म्यू है विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी। लेकिन इस फॉर्मूले में डी थीटा क्या है? इस फॉर्मूले में डी थीटा अपॉन डी टी क्या है? इस फॉर्मूले में डी यू अपॉन डी टी डी वाई क्या है? और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, मैं आज प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। मैंने आपको जो अपना फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया भी था कि डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, दो टर्म पे मैंने खूब चर्चा की थी
ये टर्म कहां इंपॉर्टेंट होता है? सॉलिड के लिए। और ये टर्म कहां इंपॉर्टेंट होता है? फ्लूइड के लिए। फ्लूइड में लिक्विड आता है और फ्लूइड में गैसेस आते हैं। तो यहां हम लोग खूब चर्चा किसकी करते हैं? डी थीटा अपॉन डी टी की। ये डी थीटा अपॉन डी टी कैसे डी यू अपॉन डी वाई के बराबर हो गया? डी थीटा अपॉन डी टी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और डी यू अपॉन डी वाई को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या चीजें हैं और कैसे बराबर हुई हैं? आप केवल रटते हैं कि ये होता है, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने क्या लिखा है विस्कोसिटी के बारे में, देखिए जरा पढ़िए। मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरा काम है चीजों को आसान बनाना। मेरा काम है कि जो चीज आप मुश्किल तरीके से पढ़ते थे उसे सिंप्लीफाई करना। इसीलिए मैं अपने जब स्लाइड्स बनवाता हूं तो उसका मैं लैंग्वेज इस प्रकार से रखता हूं कि वो ऐसा देखकर लगे, पढ़ के भी आपको ऐसा लगे कि सर क्लास में खड़े होके ही आपके सामने पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है द विस्कोसिटी, द स्टडी ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम विस्कोसिटी के अध्ययन को देखें तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है कि हम उसका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस, बच्चों मैथमेटिकल एनालिसिस से मेरा अभिप्राय क्या है वो जान लीजिए। जब जब मैं कहूंगा मैथमेटिकल एनालिसिस तो मेरा अभिप्राय है कि इस वाले फॉर्मूले को मैं प्रूफ करना चाहता हूं। ये फॉर्मूला आपने सब लोगों ने पढ़ा है। मैथमेटिकल एनालिसिस के अंतर्गत मैं आज इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिर में ये फॉर्मूला आता कहां से है। विस्कोसिटी को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे? मैथमेटिकल एनालिसिस के रूप में, जिसमें मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। और दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि क्यों विस्कोसिटी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। With the help of mathematics, with the proper connection of mathematics, with the reasonable connection of mathematics। देखिए जब कोई चीज आप मैथमेटिक्स की सहायता से रीजनेबल वे में पढ़ते हैं ना, भूलते नहीं हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे उसको रटेंगे तो देखिए विस्कोसिटी कैसे पढ़ेंगे? दो तरीके से। पहला तरीका है उसकी हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और दूसरा तरीका है हम उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं विस्कोसिटी से संबंधित इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने लिख भी दिया है कि मैथमेटिकल एनालिसिस के अंतर्गत हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू डिराइव द एक्सप्रेशन। वी विल ट्राई टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने का प्रयास करेंगे। टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। कैसे आ जाता है ये, कहां से आता है? हम मैथमेटिकल एनालिसिस के अंतर्गत हम इसको डेरिवेशन करने का प्रयास करेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम क्या जानेंगे? इन दिस एनालिसिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड why, we will try to understand why mu is known as या mu is called as the internal resistance offered by one layer to adjacent layer। क्यों कहा जाता है इसको इंटरनल रेजिस्टेंस? हम फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर इसको जानेंगे, इसी क्लास में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो हमारा देखते रहिए। लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस करने से पहले मुझे आपको दो चीजें समझानी हैं। दो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। पहली चीज जो मुझे आपको समझानी है कि विस्कोसिटी का रीजन क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का कारण क्या है? क्यों विस्कोसिटी हमें दिखाई पड़ती है फ्लूइड्स में? तो देखिए, अगर आप लिक्विड्स की बात करेंगे, तो लिक्विड्स में विस्कोसिटी का कारण होता है कोहेसिव फोर्स। क्या कारण होता है? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? समान प्रकार के अणुओं के बीच, समान प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है और ये किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जिस फोर्स से जुड़ा है उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और एक फोर्स और होता है एडहेसिव फोर्स। क्या नाम है? एडहेसिव फोर्स। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है और ये ग्लास ट्यूब से चिपका हुआ है, तो देखिए यहां डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स।
तो विस्कोसिटी को अगर हम देखें तो लिक्विड में, अगर लिक्विड में हम देखें तो लिक्विड में विस्कोसिटी का कारण क्या है? लिक्विड में विस्कोसिटी का कारण होता है कोहेसिव फोर्स। छोटे एग्जामिनेशन में तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ लिक्विड्स। क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर गैसेस में देखें, अगर हम गैसेस में देखें तो गैसेस में कोहेसिव फोर्स बहुत वीक होता है। गैसेस में कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। तभी तो देखिए गैस के मॉलिक्यूल पास पास नहीं रहते हैं ना भाई। दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मॉलिक्यूल बी है। आप लिक्विड में देखिए, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। गैस का मॉलिक्यूल एक यहाँ है और दूसरा गैस का मॉलिक्यूल यहाँ है, उड़ता रहता है। कैसे उड़ता है? क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स बहुत ही कमज़ोर है। भाई दोनों लोगों में, एक ए है एक बी है, दोनों लोगों में कोहेसिव फोर्स अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत अच्छी होगी, तभी तो पास पास रहेंगे ना। और इनमें प्यार ही नहीं है, दूर दूर रहते हैं ये लोग, ठीक है ना। संत महात्मा टाइप के हैं, आज यहाँ है तो कल चले गए हिमालय पर्वत पे। तो ये जो है गैसों में कोहेसिव फोर्स बहुत कम होता है। तो गैसों में कोहेसिव फोर्स कम होता है तो यहाँ गैसों में अगर विस्कोसिटी का हम कारण देखेंगे तो होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। क्या कारण होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर या एमएमटी। ये एमएमटी क्या होता है, इसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जोड़ के इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा मैं। तो बने रहिए ये जानने के लिए कि एमएमटी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा टारगेट है आपको समझाना और हम आपको प्रूफ करना चाहते हैं ये वाला फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। लेकिन इस फॉर्मूले को प्रूफ करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हमें जाननी हैं। और उन्हीं छोटी बातों में एक छोटी बात है जिसको हमें समझना है, नो स्लिप कंडीशन। क्या जानना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नो स्लिप कंडीशन क्या है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद हम विस्कोसिटी के फिजिकल सिग्निफिकेंस पे चलेंगे। देखो बेटा, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए कोई सॉलिड प्लेट है, मान लीजिए कोई सॉलिड प्लेट है। क्या है? कोई सॉलिड प्लेट है। अब सॉलिड प्लेट के आसपास जो मॉलिक्यूल रहता है, इस पर मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई गैस, कोई फ्लूइड है मान लीजिए। देखिए तो इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। बोलो भाई, आपने कहा हाँ सर, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। देखिए ये इतने सारे मॉलिक्यूल हमने आपको दिखा दिए। ये किसी फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं। नो स्लिप कंडीशन क्या कहता है? नो स्लिप कंडीशन ये कहता है कि वो मॉलिक्यूल जो सॉलिड प्लेट के बहुत ही करीब हैं, जो बहुत ही समीप हैं, जो नियरेस्ट हैं, वो मॉलिक्यूल जो सॉलिड प्लेट के नियरेस्ट हैं, बहुत ही करीब हैं, वो मॉलिक्यूल जो सॉलिड प्लेट के बहुत ही करीब हैं, जो नियरेस्ट हैं। तो देखिए जो ये वाली लेयर है, यही वाली लेयर तो सॉलिड प्लेट के नियरेस्ट है ना। देखिए ये वाली लेयर सॉलिड प्लेट के नियरेस्ट है, ये वाली जो लेयर है यही सॉलिड प्लेट के नियरेस्ट है। क्या ये वाली लेयर नियरेस्ट है? नहीं, ये वाली लेयर देखिए नियरेस्ट है। तो नो स्लिप कंडीशन ये कहता है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सॉलिड प्लेट से स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये वाले मॉलिक्यूल सॉलिड प्लेट से स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये वाले नहीं। कौन से वाले स्टिक करेंगे? जो नियरेस्ट है, जो कौन सा? सॉलिड प्लेट के जो नियरेस्ट है। और जब स्टिक कर जाएंगे तो ये मूव नहीं कर पाएंगे, और जब मूव नहीं कर पाएंगे तो इनकी वेलोसिटी को हम क्या लेंगे? इनकी वेलोसिटी को हम जीरो ले लेंगे, इनकी वेलोसिटी को हम नेग्लिजिबल ले लेंगे, या हम कितना ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये नो स्लिप कंडीशन कहती है कि इन पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लगभग जीरो है या नेग्लिजिबल है। अच्छा बताओ, क्या
स्टिक होने का जो प्रभाव आ रहा है। अच्छा, आप पूछेंगे सर ये कैसे मालूम हुआ आपको? ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के आधार पे मालूम हुआ है। और जितने भी फ्लूइड होते हैं रियल फ्लूइड्स, वो सब इस चीज को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब बताइए यहां की वेलोसिटी लगभग जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो इसका प्रभाव क्या इस मॉलिक्यूल पे रहेगा? नहीं। इसका यहां रहेगा? नहीं। अर्थात जैसे जैसे हम प्लेट से ऊपर होते जाएंगे तो क्या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? जी हां। देखिए भाई, यहां कोई चीज जीरो है तो इसके ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी कुछ और मिलेगी, इसके ऊपर जाएंगे कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, ऐसे बढ़ती जाएगी ना। यानी वेलोसिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। अगर देखा जाए तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ठीक है, वेलोसिटी कुछ इस तरह से मिलेगी। देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यानी कि जो लेयर्स आपको मिल रहे हैं, जो लेयर्स हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले लेयर्स की वेलोसिटी नीचे वाले लेयर से ज्यादा होगी। जैसे मान लो यहां u बराबर 0 है, चलो कोई दो लेयर ले लेते हैं। चलो हमने ये लेयर ले लिया और हमने ये लेयर ले लिया। जरूरी नहीं कि आप यही दोनों ले, कोई भी ले सकते हैं। चलो हमने कहा कि इस लेयर की वेलोसिटी u है, तो इसके ऊपर वाली की वेलोसिटी क्या होगी? आप बताइए मुझे क्या होगी? आपने कहा सर ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगी, ये पता है कि u से ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर लेयर्स में जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस वाले लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस डी यू। क्या होगी? u प्लस डी यू। मैं साफ साफ लिख देता हूं, अगर इसकी वेलोसिटी u है, अगर इसकी वेलोसिटी u है, अगर इसकी वेलोसिटी u है तो ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी u प्लस डी यू होगी। ठीक है ना? तो मैं इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि ऊपर वाली की वेलोसिटी ज्यादा है और नीचे वाली की लेयर की वेलोसिटी कम होती है। क्यों ऐसा होता है और नो स्लिप कंडीशन क्या कहता है, ये सारी बातें मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए। मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी है। मैं आपको अब प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं, प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। ये फॉर्मूला कहां से आता है, मुझे इसकी प्रूविंग करनी है। और यकीन मानिए, अगर आपको ये प्रूफ समझ में आ गया, और समझ में आ ही जाएगा, मैं इतनी मेहनत से इसको बताने जा रहा हूं और इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक बार ना समझ में तो एक बार और देख लीजिएगा, आएगा जरूर, ये मेरा प्रॉमिस है। और प्रूफ अगर समझ में आ गया ना बेटा, तो आगे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और आसान से अधिक जो इंपॉर्टेंस है, जिसका फायदा आपको मिलेगा, यू विल इंजॉय लाइक एनीथिंग, यू विल इंजॉय लाइक एनीथिंग। वो जो मजा आता है जब पढ़ने का ना, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होता है आपका। चलिए प्रूविंग करते हैं हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को। हमारा जो फाइनल एम क्या है, इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करना, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, हमने एक फ्लूइड सिस्टम ले लिया है, कोई फ्लूइड एलिमेंट ले लिए हैं, फ्लूइड फ्लो का कोई सिस्टम लिया है। बताइए यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अभी मैंने बताया ना कि लास्ट में कितनी होगी? 0 होगी। मतलब जब वेलोसिटी 0 है, अच्छा यहां मान लो फोर्स F लग रहा है, ये कोई फ्लूइड सिस्टम है, यहां फोर्स F लग रहा है। ये जो फोर्स F होगा, ये कैसा फोर्स होगा? ये टेंजेंशियल फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? टेंजेंशियल फोर्स होगा। और इस फोर्स के कारण क्या आएगा? इस फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस आएगा बच्चों। क्या आएगा? शियर स्ट्रेस। क्यों ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स हो गया? क्यों यहां शियर स्ट्रेस ही आ रहा है? क्यों नॉर्मल स्ट्रेस की हम बात नहीं कर रहे हैं? ये सारा कुछ मैंने अपने वीडियो नंबर 1 में बताया है फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो अगर कहीं कोई डाउट है तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
फ्लूइड मैकेनिक्स में हम नॉर्मल फोर्स की बात नहीं करते, हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात नहीं करते, हम टेंजेंशियल फोर्स या शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। असल में हम लगाते तो फोर्स ही है ना, हम कहीं स्ट्रेस थोड़े लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स अपॉन एरिया जब डिवाइड होता है तो स्ट्रेस बन जाता है। तो देखिए यहाँ जो फ्लूइड एलिमेंट्स हैं वो किसके प्रभाव में हैं, वो हैं आपके किसके प्रभाव में, टेंजेंशियल फोर्स के प्रभाव में या शियर स्ट्रेस के प्रभाव में। अब देखिए यहां डिफॉर्मेशन हो रहा है डी थीटा, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, डिफॉर्मेशन डी थीटा, ये सब कुछ वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया है। उसको देखने के बाद ये देखोगे तब आपको मजा आएगा। देखो यहां डिफॉर्मेशन हो रहा है डी थीटा, यहां डिफॉर्मेशन हो रहा है डी थीटा, यहां हो रहा है डी थीटा। तो देखो ये डी थीटा 1 है, ये डी थीटा 2 है, डी थीटा 3 है, यानी डी थीटा की वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही है ना, डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है। यहां डिफॉर्मेशन कम है, यहां डिफॉर्मेशन ज्यादा है, यहां डिफॉर्मेशन देखिए और ज्यादा है। देखिए यहां पे क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, यहां देखिए यहां डिफॉर्मेशन क्या है, यहां देखिए छोटा सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहां देखिए डिफॉर्मेशन बड़ा हुआ और यहां डिफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो गया। 1 प्राइम में डिफॉर्मेशन छोटा है, 2 प्राइम में, इसको 2 प्राइम बोलते हैं या 2 डैश बोलते हैं, बड़ा है, और 3 प्राइम में और बड़ा है। ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, मैंने क्या किया कि इसके से इसके बीच की दूरी को मैंने डी वाई मान लिया है। देखिए यहां डी वाई माना गया है। क्यों ऐसा माना गया है, क्योंकि मैं इन दोनों लेयर्स को लेकर के इस वीडियो में आगे डिस्कशन करने वाला हूं। आपने कहा सर आप इन्हीं दोनों लेयर्स को क्यों ले रहे हैं, आप कोई भी लेयर ले लो बेटा, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट शर्त नहीं है। मैं किसी 2 को ले रहा हूं, मैंने 1 2 को ले लिया, आप 2 3 को लेके आप एनालिसिस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली है, डी वाई। डी वाई मतलब छोटी सी दूरी, ठीक है ना। इधर हमने y प्लॉट किया है, y है, डिस्टेंस है ये, तो ये dy मतलब छोटी सी दूरी। इन दोनों लेयर्स के बीच दूरी जो है, जो डिस्टेंस है, जो गैप है, बहुत छोटा सा है। मैंने बड़ा दिखाया है जूम करके, ताकि आपको चीजें क्लैरिटी से समझ में आए, डेरिवेशन समझ में आए, ठीक है ना। अच्छा, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई दूरी हमारी हो गई dy। अच्छा भाई, अब देखिए जरा, अब हमारे कंसिडरेशन में ये दोनों लेयर्स हैं, ये 1 और 2 दोनों को हम लेके सारा कुछ काम करने जा रहे हैं। चलिए दोनों को हम ले लेते हैं। दोनों को हमने यहां देखिए अलग से साइड में बनाया है, ठीक है ना। हम यहां अभी आएंगे, लेकिन यहां आने से पहले जरा कुछ बातें हम आपको यहां पे समझाना चाहते हैं, समझिएगा। देखिए बेटा, आप जानते हैं कि ऊपर वाली लेयर ज्यादा वेलोसिटी से मूव करती है और नीचे वाली लेयर कम वेलोसिटी से मूव करती है। तो मान लिया ये वाली जो लेयर है, ये वाली, मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है, चलो इसकी वेलोसिटी है मान लिया u, और जो ऊपर वाली वेलोसिटी है, ऊपर वाली जो लेयर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, चलो ये मान लिया u प्लस du। मैं बार बार समझा रहा हूं, मैंने 1 और 2 को लिया है, वेलोसिटी को मैं यहीं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो। ये हमने वेलोसिटी है मान लो यहां u, यहां u वेलोसिटी से जा रही है। इस लेयर में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी u है, और यहां जो डिफॉर्मेशन हो रहा है 2 प्राइम में, उसकी वेलोसिटी u प्लस du है। अच्छा भाई, डिफॉर्मेशन की वैल्यूज अलग अलग है ना। अच्छा, आपको यह भी पता है कि ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, अभी समझाया मैंने। अच्छा एक बात बताइए, डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है ना, आप देखिए यहां डी थीटा का मान बड़ा है ना। डी थीटा का मान बड़ा क्यों है, क्योंकि ये वाला जो लेयर है उसकी वेलोसिटी भी तो ज्यादा है भाई। ये वाली लेयर अधिक वेलोसिटी से जा रही है, तो इस वाले लेयर में डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। ये वाली लेयर कम वेलोसिटी से जा रही है, तो इस वाले लेयर में डिफॉर्मेशन ज्यादा कम हो रहा है। ये ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है तो इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा है, ये कम वेलोसिटी से आ रहा है तो इसमें कम जो डिफॉर्मेशन है वो कम है। अच्छा बताइए, ये वाली जो लेयर है ये कुछ दूरी तय करेगी। ये जो लेयर है ये भाई वेलोसिटी से जा रही है, डिफॉर्म हो रही है, तो कुछ दूरी तय करेगी। ये वाली लेयर भी कुछ न कुछ डिस्टेंस तय करेगी।
अगर हम इन दोनों के डिस्टेंसेस को देखें, जो कि मेरा पूरा टारगेट है, तो ध्यान से देखिएगा कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेटा, तो दोनों के डिस्टेंसेस कॉमन हैं। जितना ये चल रहा है देखिए, उतना ही ये भी चल रहा है, लेकिन जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है। यानी 2 डैश कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, 2 डैश कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, तो ये वो डिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, u प्लस डी यू, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u। चूंकि ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा, ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये कम दूरी तय करेगा। ये कितना ज्यादा तय करेगा, कितना ज्यादा तय करेगा, ये बताइए, कितना ज्यादा तय करेगा? ये वो दूरी है जो ये ज्यादा तय करेगा, इतना, ये वाली दूरी। हम इसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस। आपने कहा सर आप क्यों निकालना चाहते हैं? ये निकालने के बाद हमारा डेरिवेशन आसान हो जाएगा। तो डेरिवेशन करते समय हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसी के आधार पे सब कुछ हम डिफाइन कर देंगे। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ क्यों रहा है, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 2 डैश u प्लस डी यू से जा रहा है तो उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। 1 डैश u से जा रहा है, वेलोसिटी कम है, तो उसका जो स्पीड कम है तो उसकी डिस्टेंस कम होगी। तो 2 डैश ज्यादा जाएगा तो ये एक्स्ट्रा तय करेगा ना, यही एक्स्ट्रा हमको निकालना है। हमारा मेन फोकस है, हम इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स लगाएंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे, ट्रायंगल लगाएंगे, इसको निकाल लेंगे। और जैसे ही इसको निकालेंगे हमारा फिजिक्स और हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक साथ आकर के हमारे कॉन्सेप्ट को हमें प्रोवाइड कर देगा। तो आइए मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं और हम इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आइए यहां पे देखिए जरा, अब समझिए जरा। हाँ, आप सभी लोगों ने या हम सभी लोगों ने क्लास 6 में 7th में एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। ऐसा कोई बालक नहीं है जो फॉर्मूला ये न पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं इसको हिंदी में इसीलिए लिख रहा हूं ताकि सबको अपना बचपन याद आ जाए कि सबने बचपन में पढ़ा होगा। हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालनी है ना, मतलब हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालना है तो अगर आप दूरी बराबर यहां से लिखेंगे, अगर इस फॉर्मूले से अगर आप दूरी बराबर लिखेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी सही से लिख दूं मैं भाई, दूरी, ठीक है। अगर आप यहां से दूरी बराबर लिखेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित्ते समय। आई थिंक यहां तक तो भाई सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा ऊपर का ये फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमको हमारे काम का फॉर्मूला मिल गया है। अब हमें दूरी निकालनी है ना, दूरी निकालनी है। आइए सबसे पहले हम 2 प्राइम जो हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है हम उसमें दूरी निकालते हैं। अगर हम 2 प्राइम को देखें, 2 डैश को देखें, तो बताइए हमें कैसे दूरी निकलेगा? चाल और समय से मल्टीप्लाई करने से। चलिए समय मान लेते हैं, dt हमारा समय है। dt कोई एक स्मॉल टाइम हमने मान लिया। क्या माना हमने? dt, शायद आपको वहां ना दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं। dt कोई समय है या टाइम है जो सब जगह कांस्टेंट है। ये सब जगह सेम, जितने समय में ये 1 से 1 प्राइम जा रहा है उतने ही समय में ये 2 से 2 प्राइम जा रहा है। तो dt में कोई परिवर्तन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने समय में ये 1 से 1 प्राइम जा रहा है उतने ही समय में ये 2 से 2 प्राइम जा रहा है। तो dt चेंज नहीं होगा, dt फिक्स है। अब मुझे बताइए, अगर dt फिक्स है तो दूरी बराबर चाल गुणित्ते समय होगा। चाल गुणित्ते समय होगा अगर, तो बताइए 2 डैश के लिए दूरी कैसे निकालोगे? 2 डैश के लिए क्या करोगे? चलो सबसे पहले हम 2 डैश में दूरी निकालते हैं। 2 डैश में हम दूरी निकालते हैं। बताओ कितनी दूरी आएगी? चाल कितना है? चाल है u प्लस डी यू
और समय कितना है dt। बोलो यार, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये वो दूरी है जो 2 डैश डिफॉर्म होते हुए ट्रेवल कर रही है। क्यों, कैसे निकाला हमने? दूरी बराबर चाल गुणित समय से। चाल हमको पता था, समय हमको पता है। चलो 1 डैश का निकाल लो जरा, 1 डैश का निकाल लो। 1 डैश कितनी दूरी तय करेगी? आइए देखते हैं। चाल गुणित समय। 1 डैश में चाल कितनी है सब लोग बताओ? u। समय कितना है? समय सब जगह dt है, तो कितना आ गया? u इंटू dt। तो बताइए ये वाला जो डिफॉर्मेशन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? u प्लस डी यू इंटू डी टी। और ये वाला जो डिफॉर्मेशन है नीचे वाला, ये कितना ट्रेवल करेगा? u इंटू डी टी। दोनों डिफॉर्मेशन में चली गई दूरियां हमको मिल गई कि नहीं? आपने कहा हाँ सर मिल गई। मैंने इसी को यहां अलग से दिखा दिया है। क्यों अलग से दिखाया है? क्योंकि इस पे बहुत सारा काम हमें करना है ना, हमारे डेरिवेशन में ये मदद करेगा, इसलिए मैंने अलग से दिखाया है। तो देखिए 2 डैश, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बताइए क्या निकल के आई? u प्लस डी यू इंटू डी टी। देखिए मैंने यहां लिख दिया है 1 डैश, 1 डैश मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या निकल के आई? u इंटू डी टी। यहां की स्पीड कितनी है? u प्लस डी यू। यहां की स्पीड कितनी है? u। अब यार इससे आसान तो नहीं कर सकते, ये सबसे आसान तरीका है इस डेरिवेशन का, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि चीज़ों को सब आपको समझ में आ जाए। फाइनल जो हमारा लक्ष्य है वो आपको इस फॉर्मूले को समझाना है जिसको आप शायद बहुत दिनों से रटते चले आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए मैं समझा रहा हूं। अगर आप ये सीख जाएंगे ना, किसी भी एग्जामिनेशन को आप देंगे, एसएससी जेई दीजिए, रेलवे जेई दीजिए, गेट दीजिए, ईएससी दीजिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट दीजिए, यूपीपीएससी एई दीजिए, बीपीएससी एई दीजिए, कुछ भी कोई एग्जाम दीजिए, कम से कम 3 से 4 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन तो कम से कम केवल विस्कोसिटी से पूछ लेता है और अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आता है। तो जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। तो हमको ये मालूम हो गया कि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है 2 डैश, 2 डैश इतना एक्स्ट्रा चल रहा है ना, इतना एक्स्ट्रा। हमें यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालना है यार। क्या हम निकाल सकते हैं? आपने कहा सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, ये इतना जा रहा है, ये इतना जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, तो टोटल में इसको माइनस कर दीजिए, ये फट से निकल के आ जाएगा। चलिए तो आइए कर देते हैं, आइए करते हैं जरा। हम इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को अगर निकालना चाहें, हम इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को निकालना चाहें, आइए अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, u प्लस डी यू डी टी है और ये u डी टी है। तो अगर हम एक्स्ट्रा डिस्टेंस को निकालना चाहें, देखिए यहां भी मैंने बनाया है, अगर हम एक्स्ट्रा डिस्टेंस को निकालना चाहें तो बताइए एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना आएगा? u प्लस डी यू डी टी माइनस u इंटू डी टी। इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो u डी टी प्लस डी यू डी टी। अभी फिगर की तरफ मत देखिएगा, पहले मेरा जो मैं करा रहा हूं उसको देखिए, फिगर पे भी आएंगे। तो u इंटू डी टी, डी यू इंटू डी टी माइनस यू डी टी। देखो u डी टी से u डी टी कट जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा था किसके द्वारा? 2 प्राइम के द्वारा, वो कितना आ रहा है? डी यू इंटू डी टी। कितना आ रहा है बेटा? डी यू इंटू डी टी। दिस इज द इजीएस्ट वे जिससे हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए अगर इतना आ रहा है तो मैं इसको यहां दिखा दूं। अब आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, बताइए ये टोटल दूरी, ये टोटल दूरी कितनी है? u प्लस डी यू इंटू डी टी है, पिछले स्लाइड में समझाया था। ये नीचे वाली टोटल दूरी कितनी है? u इंटू डी टी है। और एक्स्ट्रा कितना निकल के आया बताओ भाई?
एक्स्ट्रा कितना निकल के आया, एक्स्ट्रा निकल के आया du dt, कितना आया du dt। चलिए, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तब मैं अब अपने कॉन्सेप्ट को उस स्लाइड पे ले चलूंगा जहां इन सब की मेहनत का हमें प्रतिफल मिलने वाला है। जब कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूं या पढ़ता हूं ना, तो पता है बेटा, जब तक हम मेहनत करते हैं तब तक हमें लगता है कि यार कहाँ फंस गए, इतना कठिन सा क्या पढ़ रहा हूं। लेकिन जब उसका प्रतिफल मिलता है तो बहुत खुशी होती है। ये उनको होती है जो इनका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, जो सीखना चाहते हैं। आप लोगों को, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ बच्चों की समस्या ये होती है कि नोटिफिकेशन आने के बाद वो एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। आप सब्जेक्ट्स पढ़िए, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप उसमें अच्छे स्कॉलर बनेंगे और सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। मेरे यहाँ जितने बच्चे तैयारी करते हैं, हर साल सैकड़ों बच्चों को मेरे यहाँ से जो सेलेक्ट होते हैं, पढ़ते हैं, मैंने किसी बच्चों का आज तक नहीं देखा कि किसी एक एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हो। बच्चे हमेशा 4, 5, 6 एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी तैयारी पूरी हो गई है। उनकी तैयारी पूरी हो गई है तो सभी एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। सुशील का ही लास्ट ईयर बैच में देखिए, डीआरडीओ में हुआ, एसएससी जेई में हुआ, रेलवे जेई में हुआ, एचपीसीएल में हुआ, लोको पायलट में हुआ, मतलब सभी जगह सिलेक्शन हुआ। तो जब आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका कंटेंट रेडी रहेगा, आपकी तैयारी पूरी रहेगी। ठीक है, तो तैयारी पूरी रखिए, तब आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो यहां तक मैंने जो कुछ भी समझाया है, अब मैं इसको लेके चल रहा हूं एक ऐसी स्लाइड पे जहां हमें इसका फायदा मिलने वाला है। ये आ गई हमारी वो स्लाइड, दिस इज दिस। चलिए आ जाइए भाई, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है और बड़ा बनेगा ही क्योंकि इस वीडियो में पूरी विस्कोसिटी को आपके सामने ओपन करके रख दिया गया है। वो छोटा सा वीडियो 10 मिनट में मैं नहीं समझा सकता, और पूरा वीडियो देखेंगे तो उसका मतलब समझ में आएगा, और 10 मिनट देख करके लाइक डिसलाइक करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए 1 डैश को देखिए। 1 डैश कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, मैंने सब बताया है आपको, u इंटू डी टी। इसकी वेलोसिटी क्या है, u। 2 डैश को देखिए, 2 डैश, ये छूट गया, मैं लिख देता हूं। इसका जो 2 डैश है, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, u प्लस डी यू, और ये दूरी कितनी तय करेगा, u प्लस डी यू इंटू डी टी। ठीक है ना, सब निकाला है मैंने। अगर इसमें से टोटल में से ये वाली माइनस कर दोगे, यहां से यहां तक वाला माइनस कर दोगे, तो कितना बचेगा, एक्स्ट्रा में ये बचेगा du इंटू डी टी। अब इसमें कुछ भी समझाने के लिए मुझे लगता है नहीं है। ये सारी बातें जो आपके सामने लिखी गई हैं, ये सब आपको पता है, और पिछली स्लाइड में एक एक बात को मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको दिया है। दोनों लेयर्स के बीच की दूरी हमने कितना माना है, dy माना है, ये भी हम आपको समझा चुके हैं। अब आइए हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसमें tan थीटा को लेना चाहते हैं, और यहां जो हमारा एंगल है वो छोटा सा एंगल है, तो थीटा न लेकर के हम क्या लेंगे, tan d थीटा। तो tan d थीटा अगर हम लेंगे तो tan थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, du इंटू डी टी, और आधार की वैल्यू कितनी है, सॉरी लंब बटे आधार करेंगे tan d थीटा, तो क्या करेंगे हम लोग du इंटू डी टी, और ये है हमारा dy। ये tan d थीटा हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है ना, क्या आ गया, du इंटू डी टी अपॉन dy। अब देखिए, इफ d थीटा इज वेरी स्मॉल, आपको मैं बता भी दूं, वैसे भी फ्लूइड मैकेनिक्स में जो d थीटा होता है, इसकी वैल्यूज स्मॉल ही होती हैं, छोटी ही होती हैं। इवन इन फ्लूइड मैकेनिक्स ऑल द केसेस द d थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर d थीटा बहुत स्मॉल है तो मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है कि हम tan d थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, d थीटा। अब वो फॉर्मूला आने जा रहा है
जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था और जो इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे देखिएगा आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। डी थीटा इज इक्वल टू लिखा जाए तो अब क्या हो जाएगा, डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। अब यहां से डी टी को इस साइड ले लीजिए तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। ओ माई गॉड, दिस इज द फॉर्मूला। यही तो वो फॉर्मूला है जिसको हम डेरिवेशन करना चाह रहे थे। डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये फॉर्मूला एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डी यू अपॉन डी वाई क्या है। आइए फिर से हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। एक बार देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं बोर्ड से साइड हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि मैंने इतना ग्रेजुअली समझाया है कि हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो अपने से नोट्स बना सकते हैं। तो फाइनली हमने क्या निकाल दिया, फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाला है। जहां डी थीटा अपॉन डी टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये सब अगर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो तो मेरा पहला वीडियो देख लेना, वहां मैंने बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है। और डी यू अपॉन डी वाई को आप क्या कह सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन था वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर आ गया। अब इससे कुछ फायदा होने वाला है क्या हमें, जी हां, सब फायदा ही फायदा है। अब तो हमारी मेहनत सफल हो गई, अब तो सब हमें फ्रूट्स मिलने वाले हैं, अब तो सब हमें फायदे ही मिलने वाले हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए दो केसेस लेते हैं। मैंने दो केस ले लिया है। लेट अस सपोज देयर आर टू डिफरेंट फोर्सेस F1 एंड F2। दो फोर्सेस हैं, एक का नाम है F1, दूसरे का नाम है F2, एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट फ्लूइड एलिमेंट्स। दो फ्लूइड एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं। चलिए, और मान लिया कि F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है। देखो ये F1 लगा है और ये F2 लगा है, और F2 इज ग्रेटर देन F1, ये हमको पता है पहले से। मुझे एक बात बताओ, जहां फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, वहां डिफॉर्मेशन भी ज्यादा बड़ा होगा, यानी वहां का डी थीटा बड़ा मिलेगा। यानी अगर इसको हम डी थीटा 1 बोलें और इसमें हम डी थीटा 2 बोलें तो आप क्लियरली फिगर से भी देख सकते हैं कि डी थीटा 1 की वैल्यू देखिए छोटी है और डी थीटा 2 की वैल्यू देखिए बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि F2 बड़ा है। भाई कहीं पर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो वहां डिफॉर्मेशन भी तो ज्यादा होगा, वहां डिफॉर्मेशन भी तो ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। यानी आपने कहा कि सर आप इस डिस्कशन से कहना क्या चाहते हैं, मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि डी थीटा अपॉन डी टी किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। और अगर ऐसा है तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और हमने शुरुआत से ही मान रखा है, यहां भी हमने माना है कि एरिया इज कांस्टेंट। देखो मैंने लिखा है एरिया इज कांस्टेंट। अगर एरिया कांस्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो, अगर एरिया कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो स्ट्रेस सीधे सीधे किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स के। तो देखिए टाउ प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के, और टाउ अगर फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इतना सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है बेटा, किसी बुक में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। और मेरी मेहनत तब सफल होगी जब ये आप खुद भी सीखेंगे, पढ़ेंगे और अपने कम से कम 20, 30, 50 फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे। जिस कॉलेज से आप पढ़े हो उस कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, उसमें शेयर करिए। मेक माई करियर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है।
आपको ये यूट्यूब पे लेक्चर्स में नहीं मिलेंगे इस तरह से आपको। चलिए, तो शियर स्ट्रेस टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटती है तो एक कांस्टेंट आता है और यहां कांस्टेंट आएगा म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। एक फॉर्मूला तो प्रूफ हो गया, बोलो भैया, एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा दिया हमने। शुरुआत में यही प्रूफ करने चले थे ना हम लोग, ये प्रूफ करने चले थे ना, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। यही तो प्रूफ करने चले थे। उसमें से एक काम तो हमने कर दिया है, एक काम तो हमने कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको लिखा, एक स्टूडेंट ने कहा सर हमें एक बात पता है, हम बताएं क्या? हमने कहा बताओ। उसने कहा सर जो म्यू आपने लिखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी। हमने कहा बेटा आपकी बात तो बिल्कुल करेक्ट है, सही बात है कि इसको डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं, लेकिन अभी इसको विस्कोसिटी मत कहो, क्योंकि विस्कोसिटी को हमने शुरुआत में कहा है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो चलो थोड़ी देर बाद म्यू को उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से जोड़ के दिखाएंगे कि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कैसे है, तब इसको विस्कोसिटी कहना, तब आपको कॉन्सेप्ट का मजा आएगा। हालांकि यही है, विस्कोसिटी इसी को बोलते हैं। लेकिन जरा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का और इंतजार कर लो, जब सारी बातों को जोड़ देंगे ना, देन यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। मजा आ जाएगा आपको। वैसे मजा तो आपको यहां भी आया होगा जिस तरह से मैंने डेरिवेशन आपको कराया है। आगे बढ़ते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट, ये फॉर्मूला डिराइव करने में हमने कितना पापड़ बेला है ना, ये फॉर्मूला डिराइव करने में हमने कितनी मेहनत करी एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकाल करके। अब ये काम आ रहा है। अब ये क्यों काम आ रहा है? अब ये इसलिए काम आ रहा है कि देखिए यहां पे डी थीटा अपॉन डी टी, म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्रूफ किया है ना। और बताओ जरा, डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होता है? डी यू बाई डी टी के। तो जहां पे हम डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, वहां पे हम डी यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। और अगर आप वहां पे अभी टाउ बराबर म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आपने प्रूफ किया था पिछले स्लाइड में, और ये किसके बराबर लिख सकते हैं? डी यू अपॉन डी टी के बराबर लिख सकते हैं। और डी यू अपॉन डी टी के बराबर लिख देंगे तो ये जाना पहचाना फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिप्लोमा में, बीटेक में, जहां भी पढ़ा होगा आपने। इस फॉर्मूला तक पहुंचने में कितना हम लोगों ने मेहनत किया ना बेटा, ये मेहनत बहुत सार्थक होती है। ये मेहनत क्या काम कराती है? सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज बेटा, जब आपको चीजें बहुत डिटेल्ड में बहुत अच्छे तरीके से पता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होता है ना, तो एग्जामिनेशन को क्रैक करना एकदम बच्चों का खेल हो जाता है। पढ़ाई तो सभी करते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत जरूरी है, और वो तब आता है जब कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि मैंने सारा कुछ डेरिवेशन आपको बताया, और डेरिवेशन कंप्लीट भी हो गया है। अब हम इसी फॉर्मूले को चाहे जिस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम ऐसे लिख के दिखा देते हैं आपको। हम आपको डी यू अपॉन डी वाई लिखा ही है। इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये वो फॉर्मूला है जिसका हम डेरिवेशन कर रहे थे, और जो हमारे विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को वेरीफाइड करता है, प्रतिपादित करता है, और हमें एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसी म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। इसी म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। इसी म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अब ये म्यू जो है, ये जो म्यू है, इसको विस्कोसिटी कह रहे हैं।
और थोड़ी देर पहले ही हमने बताया आपको कि विस्कोसिटी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एक लड़के ने कहा सर हमेशा आप एक बात कहते हैं कि कोई चीज रटो मत, फिजिकली महसूस करने का प्रयास करो। तो आइए जरा फिजिकली महसूस करते हैं कि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये कैसे कहा जा रहा है, क्या तर्क है इसके पीछे। आइए समझते हैं और मजा आएगा, आप और एंजॉय करोगे। चलो देखो बेटा, टाउ इज इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ये है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये है आपका, आप जिसको विस्कोसिटी कह रहे हैं, अभी नहीं कहना है इसको ना, चलिए इसको कुछ भी म्यू कह लीजिए, अभी कांस्टेंट कह लीजिए। ये क्या है, ये है शियर स्ट्रेस। चलिए बेटा मान लेते हैं इसकी वैल्यू मान लेते हैं फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। मान लिया इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर इसकी वैल्यू फिक्स है तो बताइए क्या रिलेशन बनेगा। अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, अगर इधर हम कांस्टेंट लिख दें तो क्या रिलेशन बनेगा। रिलेशन ये बनेगा कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। मजा आ जाएगा बेटा जब आप समझ जाओगे बात को। क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। ये क्या है, ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। और ये म्यू जो कुछ भी है, मुझे नहीं पता कि म्यू क्या है, ये म्यू जो कुछ भी है इसके और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में 36 का आंकड़ा है। ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अर्थात ये फॉर्मूला चीख चीख के ये कह रहा है आपसे कि जहां म्यू बड़ा होगा वहां रेट ऑफ डिफॉर्मेशन छोटा होगा, और जहां म्यू छोटा होगा वहां रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बड़ा होगा। मतलब किसी फ्लूइड का मान लो किसी फ्लूइड का, चलो मान लो किसी फ्लूइड का म्यू बड़ा है, किसी फ्लूइड का म्यू बड़ा है तो वहां पर उसी फ्लूइड का डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, स्मॉल होगा ना। अर्थात किसी फ्लूइड में अगर म्यू बड़ा है तो वहां रेट ऑफ डिफॉर्मेशन छोटा होगा। अर्थात म्यू एक ऐसी चीज है जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का विरोध कर रही है, फ्लो होने का विरोध कर रही है। और जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का विरोध करे, जो फ्लो होने का विरोध करे, वही तो विस्कोसिटी होता है। तो एक रीजनेबल तरीके से मैंने आपको बात समझाया। और अगर कोई फ्लूइड ले ले जिसका म्यू छोटा हो, स्मॉल वैल्यू हो, ये छोटा है बड़ा है, इस तरह से मैं लिखता हूं ताकि आपको आसान लगे चीजें। अगर किसी फ्लूइड का म्यू छोटा है, मतलब म्यू की वैल्यू बहुत कम है, तो वहां रेट ऑफ डिफॉर्मेशन खूब अच्छे से होगा, खूब ज्यादा होगा, फ्लूइड खूब फ्लो करेगा, अर्थात उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, अर्थात उसका म्यू क्या है, कम है। म्यू को हमने जोड़ दिया किससे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से। अब आप खुशी खुशी इस म्यू को कह सकते हैं कि यही तो वो म्यू है, यही तो वो म्यू है जिसको विस्कोसिटी कहते हैं या जिसको डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से आपको जब चीजें समझेंगे तभी आपको मजा आएगा और आप चीजों को एंजॉय करेंगे। ये चीजें मैं आपको आसान तरीके से भी समझा सकता था, बहुत सिंपल कर सकता था, ये सब मैं न बताता। कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं बेटा, मैं जरूरी है इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं। और आपको हो सकता है अभी न लग रहा हो जरूरी है, लेकिन मेरे 10 साल के टीचिंग अनुभव में सैकड़ों बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए हैं, आज गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं। मैं 500-700 लोगों को हर साल डील करता हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, न जाने कितने सिविल के बच्चों को फ्लूइड और सोम मैंने पढ़ाया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि चीज़ें अगर आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से नहीं पता है, आप दिक्कत में फंसोगे। मैंने कोशिश करी कि आपको बहुत कुछ इसमें समझा दिया है, इसलिए मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है आपको।
अब देखिए, विस्कोसिटी पे इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर दिया, अभी कुछ बातें विस्कोसिटी पे हम और करने जा रहे हैं, और इन बातों से भी जेईई एई की परीक्षा में, गेट टीएससी में खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए जरा हम लोग जानते हैं कि हम और क्या सीखने जा रहे हैं विस्कोसिटी के बारे में। अब हम विस्कोसिटी के रीजन को आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या होता है रीजन? कोहेसिव फोर्स। और क्या होता है रीजन? गैसेस में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब म्यू, म्यू मतलब डायनामिक विस्कोसिटी। जब मैं विस्कोसिटी कहूं तो आप क्या समझेंगे? डायनामिक विस्कोसिटी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दूंगा। तो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, आपसे कहा यह जा रहा है कि आप विस्कोसिटी को टेम्परेचर के साथ, वो विस्कोसिटी कैसे वेरी करेगी, विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि चलिए हम एक केस ले रहे हैं जहां टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जहां टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है हम इसको जानना चाहते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है हम इसको जानना चाहते हैं। चलिए, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में क्या फर्क पड़ेगा और विस्कोसिटी ऑफ गैसेस में क्या फर्क पड़ेगा, हमें यही देखना है, समझना है। देखो बेटा, जब जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे, एक चीज ध्यान से समझिएगा, जब जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो लिक्विड में विस्कोसिटी का रीजन क्या है, लिक्विड में विस्कोसिटी का रीजन क्या है, विस्कोसिटी का कारण क्या है, विस्कोसिटी का रीजन क्या है, विस्कोसिटी का कारण क्या है। कारण है कोहेसिव फोर्स। क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। क्योंकि देखिए लिक्विड्स में मैंने लिखा भी है कोहेसिव फोर्सेस आर लार्ज। तो जब भी आपको वेरिएशन देखना है ना, तो आप हमेशा रीजन पे जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी में क्या परिवर्तन होगा, यह बताएगा आपका रीजन। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेसिव फोर्स में जो परिवर्तन होगा, जो कोहेसिव फोर्स में परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन विस्कोसिटी में होगा। तो हमें क्या देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर कोहेसिव फोर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो चेंजेस कोहेसिव फोर्स में होंगे उसी प्रकार के चेंजेस विस्कोसिटी में होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, अगर कोहेसिव फोर्स घटेगा तो विस्कोसिटी भी घटेगा। हम अभी नहीं जानते कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कोहेसिव फोर्स क्या होगा, अब हम जानना चाहते हैं। जैसा कोहेसिव फोर्स होगा वैसा ही विस्कोसिटी होगा, लेकिन कहां पे? केवल लिक्विड में। जब हम पढ़ेंगे कि गैसेस की विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो हम जानते हैं गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो किसके कारण से होती है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण होती है। तो जैसा प्रभाव एमएमटी पे पड़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने पर, वही प्रभाव गैसेस की विस्कोसिटी पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको रीजन से पकड़ना है कि रीजन पे क्या फर्क पड़ रहा है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें लिक्विड्स में देखना है और मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है। जिस बॉन्डिंग से, जिस फोर्स से ये दोनों बंधे थे, वो फोर्स टूट जाएगा, ठीक है ना। जब टेम्परेचर यहां पे आप बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो ये कोहेसिव फोर्स जो है इन दोनों के बीच, मान लीजिए मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल हैं ये, इनके बीच जो कोहेसिव फोर्स है वो टूट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या निकला निष्कर्ष? निष्कर्ष हमारा ये निकला कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? घट जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोहेसिव फोर्स घटता जाएगा।
और लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्स ही तो विस्कोसिटी का कारण है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने पर कोहेसिव फोर्स घट रहा है तो ऑटोमेटिकली विस्कोसिटी भी घटेगी ही घटेगी। और इस बात को मैंने यहां लिखा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ। भाई दो लोग पहले आपस में जुड़े हुए थे तो इनमें रेजिस्टेंस ज्यादा था ना। अब जब ये टूट गए, भाई अगर दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो इनमें एक रेजिस्टेंस है ना, आपस से बंधे हैं तो फ्लो नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही टूट गए तो ये अपनी गली और ये अपनी गली दोनों अलग अलग हो गए, तो रेजिस्टेंस कम हो गया ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो विस्कोसिटी भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये एक एनालिसिस है। आप क्या याद करेंगे, आप याद करेंगे क्या पढ़ेंगे कि लिक्विड्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं जानेंगे, विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करता है। पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे तब एग्जाम में सवाल सही कर पाएंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। कारण क्या है? कोहेसिव फोर्स बढ़ता है, कोहेसिव फोर्स घटता है, एमएमटी बढ़ता है, एमएमटी घटता है। देखिए एमएमटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस ऑफ द विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, एज फार एज लिक्विड्स आर कंसर्न, तब वहां पे लिक्विड की जब हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी को लेकर के, तो वहां पे तो कोई एमएमटी का चक्कर ही नहीं है। किसी ऑप्शन में अगर एमएमटी लिखा हो ना तो छोड़ देना, क्योंकि लिक्विड की विस्कोसिटी कहां से गवर्न होगी? केवल और केवल कोहेसिव फोर्स से। तो जिस ऑप्शन में देखो कि कोहेसिव फोर्स लिखा है उसको पढ़ो और देखो कि टेम्परेचर बढ़ने पर कोहेसिव फोर्स घटता है, ऐसा लिखा है कि नहीं। अगर ऐसा लिखा है तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गैसेस की विस्कोसिटी के लिए। गैसेस में हम कोहेसिव फोर्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि गैसेस में कोहेसिव फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। यहां हम मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को लेते हैं। मैंने थोड़ा सा यहां आपके लिए मेहनत करी है। मैंने मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को और इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जोड़ने का प्रयास किया है। बेटा जब तक आप दो कॉन्सेप्ट को जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको चीजें साइक्लिक वे में समझ में नहीं आएंगी, तब तक आप सिलेक्शन से बहुत दूर होते हैं। ठीक है ना? आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या पता है कि कैसे पढ़ना है। ये जिम्मेवारी मेरी है कि मैं आपको पढ़ाऊं ठीक उस तरीके से, ठीक उस स्टैंडर्ड वे में जो आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जरूरी है। इसलिए मैं कहीं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जो कि आपको चीजों को प्रॉपर वे में जाने से रोके। तो आइए देखते हैं जरा पर यहां पर फॉर गैसेस क्या है। हियर कोहेसिव फोर्स आर नेग्लिजिबल। यहां पे कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं तो हम किसको लेंगे? एमएमटी को। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT और K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो आप जानते ही हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है। चलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? देखिए क्या हो जाएगा? हाफ mv², 3/2 kT। दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखिए v² प्रोपोर्शनल टू t बनेगा। v मतलब वेलोसिटी। यहां पे v क्या है? v है वेलोसिटी और t है टेम्परेचर। यानी कि ये बता रहा है कि वेलोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन है, v² प्रोपोर्शनल टू t या v प्रोपोर्शनल टू √t। कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने आपको बताया ना हम एक ही इफेक्ट को देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी में क्या परिवर्तन होगा, विस्कोसिटी किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो आइए देखते हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? गैसेस की। जब गैसेस की बात करेंगे तो वहां कोहेसिव फोर्स की बात नहीं करेंगे। जब लिक्विड्स की बात करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस की ही बात करेंगे। चलिए तो हम यहां पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ध्यान समझना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए यहां मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ा। वेलोसिटी बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स एकदम रैंडम मोशन करने लगेंगे।
ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझना, यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से क्या होता है, देखिए देखिए मॉलिक्यूल्स यहां पे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इस फार्मूले से, फार्मूला ये देखिए आपको बता रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, ये फार्मूला क्या बता रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, वेलोसिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अब बताइए, अगर वेलोसिटी बढ़ गई, अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो देखो ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागेगा, इनके भाग दौड़ में क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, और रैंडमनेस बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। जब रैंडमनेस बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया। रैंडमनेस मतलब कोई कहीं भी जा रहा है, तो ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा, सब आपस में टकरा जाएंगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, और कोलिजन जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये सही से फ्लो कर पाएंगे, फ्लो सही से नहीं कर पाएंगे। सब आपस में ही टकरा गए तो कहां बाहर निकल पाएंगे। ऐसे समझो, ऐसे समझो, सिनेमा हॉल में जब मूवी खत्म होती है, ठीक है ना, और जब लोग निकलते हैं तो प्रॉपर देखो लिखा रहता है ना एग्जिट। अगर लाइन लगा के लोग निकलेंगे तो फ्लो सही तरीके से होगा, और लाइन लगा के लोग ना निकले, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, रैंडमनेस बढ़ जाए, भगदड़ मच जाए वहां पे अगर, तो फिर और लोग नहीं निकल पाते हैं, फ्लो सही से नहीं हो पाता। और फ्लो सही से नहीं हो पाया मतलब फ्लो बाधित हुआ। फ्लो को बाधा किसने पहुंचाई, फ्लो को बाधा पहुंचाने वाली एक ही चीज तो है, विस्कोसिटी, ठीक है ना। अर्थात फ्लो बाधित हुआ, फ्लो डिस्टर्ब हुआ, रैंडमनेस के कारण, रैंडमनेस के कारण रेजिस्टेंस बड़ा हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया अर्थात विस्कोसिटी भी बढ़ गई। अर्थात जब आप गैसेस की कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है। याद रखिएगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ता है। रैंडमनेस बढ़ने के कारण कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन होने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। इसी बात को मैंने आपके लिए स्लाइड में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, आप बच्चों पढ़ लीजिए। दिस शोज दैट when temperature increases velocity of each molecule increases। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बढ़ा, वेलोसिटी। फिर देखिए, और उसके कारण क्या बढ़ा, रैंडमनेस। रैंडमनेस बढ़ा तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो बढ़ा, जिसके कारण अल्टीमेटली विस्कोसिटी बढ़ा। ये तो मैंने लिखा ही है, समझा इतने अच्छे से दिया है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको जरूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। कुछ चीज़ें हम ज़रा और जानना चाहते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें ना चीज़ों को ग्राफिकल वे में समझने में और मज़ा आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें और अच्छा लगता है। सर इसी को क्या ग्राफिकल तरीके से जान सकते हैं क्या? बिल्कुल जान सकते हैं आप, इसको ग्राफिकल तरीके से आप जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिक्विड का ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं आपका गैसेस का, ठीक है। तो इधर लिक्विड है, इधर गैसेस है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है। अब देखिए यहाँ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए इधर हमने विस्कोसिटी की प्लॉट किया है और इधर टेम्परेचर हमने प्लॉट किया है। अब देखिए टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम है ना, टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम है, तो देखिए विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देखिए इतनी वैल्यू है विस्कोसिटी की। अब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, मान लीजिए यहाँ मिलेगा। ये एक बड़ा टेम्परेचर हुआ ना, ये मान लीजिए ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, और T2 T1 से बड़ा है, आपको दिख ही रहा है। देखिए जब टेम्परेचर T2 बड़ा हुआ तो विस्कोसिटी कितनी मिली, बहुत कम मिली। μ2 की वैल्यू देखिए कितनी छोटी है, ये आपका μ2 है और ये देखिए आपका क्या है, μ1 है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विस्कोसिटी घटती जाएगी। ये ग्राफ ये शो करता है। ये किसकी ग्राफ है, लिक्विड का। अगर गैसेस का ग्राफ बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। जैसे जैसे देखो यहाँ पे जैसे जैसे, मैं इसको भूल जाता हूँ, आप लोग बना लीजिए। जैसे जैसे तो तापमान बढ़ेगा विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। देखो यहाँ तापमान, देखो यहाँ पे T1 ले लो, T1 है, सॉरी
देखो यहाँ पे T1 है तो विस्कोसिटी कितनी है, μ1 है। अब बताओ एक बड़ा हमने टेम्परेचर लिया, दिस इज T2, ये टेम्परेचर बड़ा होगा ना, बड़ा होगा तो विस्कोसिटी कितनी हो गई, μ2 हो गई, ठीक है ना। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी भी बड़ा हो गया, लेकिन ये किसके लिए वैलिड होगा, गैसेस के लिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, ऐसा ग्राफ बना के आपसे पूछ सकता है कि कौन सा लिक्विड के लिए है, कौन सा आपका गैसेस के लिए है। लेकिन उसके अलावा आपको जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी चीज होती है। अब लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कराने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कई बार बच्चे आके मुझसे पूछते भी हैं, बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें यह लगता है कि विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों एक जैसी चीजें हैं, दोनों एक ही हैं, सेम हैं, और उनका व्यवहार भी एकदम सेम होगा। ये एकदम गलत कंफ्यूजन है, आप के दिमाग में अगर है तो इसको निकाल लीजिए। बिकॉज मैंने देखा है सम पीपल हैव वेरी बैड कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड्स, बहुत पता नहीं कुछ भी पढ़ रखे हैं, इसको निकालना बहुत जरूरी है। डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों का व्यवहार एकदम अलग है और दोनों एकदम डिफरेंट चीजें हैं। कैसे डिफरेंट हैं वो मैं समझाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। जिस कंडीशंस में वाटर की डेंसिटी निकाली गई है उसी कंडीशंस में मरकरी की निकाली गई है, ठीक है ना। तो देखिए वाटर की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी पे आप विचार करिए तो आपको एक चीज मिलेगा कि दोनों में क्या अंतर आ रहा है, कि डेंसिटी 13 गुना से ज्यादा हो जा रहा है ना। ये 1000 है, ये 13,600 है, मतलब लगभग 13-13.5 गुना डेंसिटी बड़ी हो जा रही है मरकरी की। अगर डेंसिटी और विस्कोसिटी सेम है तो ठीक उसी तरह से 13-13.5 गुना वाला जो रेशियो है यही विस्कोसिटी में भी आना चाहिए। ऐसा आता है कि नहीं आता है, आइए देखते हैं। ऐसा नहीं आता है। अगर आप किसी कंडीशन में निकालेंगे वाटर के लिए, जिस कंडीशन पे निकाला गया है वाटर का, उसी कंडीशन पे फिर निकाले हैं मरकरी का। अगर आप विस्कोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए यहां 1 सेंटीपॉइज आ रहा है, ये सीपी मतलब सेंटीपॉइज। ये सेंटीपॉइज क्या होता है, स्टोक्स क्या होता है, ये सारी यूनिट्स हैं विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, सारी यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे आपसे। पहले यहां जान लेते हैं। अगर हम देखें कि वाटर का म्यू कितना है, 1 सेंटीपॉइज है, कितना है, 1 सेंटीपॉइज है, तो मरकरी का म्यू कितना होगा, 1.55 सेंटीपॉइज होता है। उसी सेम टर्म्स कंडीशंस पे, उसी कंडीशंस पे कितना, जिस कंडीशन पे ये 1 सीपी है उसी कंडीशंस पे ये 1.55 सीपी होता है। अब देखिए वाटर और मरकरी के विस्कोसिटी में क्या रिलेशन है, 1 से लगभग 1.5 गुना हुआ ना, 1.55 गुना। जबकि देखो मरकरी और वाटर के डेंसिटी में क्या रिलेशन है, ये 13 गुना से ज्यादा हो रहा है। अगर विस्कोसिटी और डेंसिटी सेम चीज होती या बिल्कुल सेम व्यवहार करती तो रेशियो बराबर आते ना, उसी तरह से रेशियो आते, ये भी 13 गुना होता। ऐसा नहीं हो रहा है। इससे ये क्रिस्टल क्लियर है कि विस्कोसिटी और डेंसिटी, दीज टू डिफरेंट थिंग्स, नॉट द सेम। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाया है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस मेहनत की सार्थकता इसी बात में है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मेक माई करियर क्वालिटी एजुकेशन के प्रति समर्पित है, डेडिकेटेड है, और हमारी कोशिश है कि हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, हम आपको आपके सपनों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। वो सपने जिनको आप और आपके माँ बाप पानी देते हैं आपको बड़ा इंसान बनने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे वीडियोस से लाभान्वित होकर आप उस परीक्षा को क्रैक कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हम तक पहुंचेगी वो हमारे लिए बहुत सुकून देने वाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।